हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। तो आज के अपने सब इस नए सेशन में देखेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। क्या नाम है? गैमेटोजेनेसिस। तो अपने सब जो है पिछले टॉपिक में क्या देखे थे? मेमोरी ग्लैंड के बारे में देखे थे जो है, और अब अपने सब देखने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि आपको पता होगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है याद रखना है। गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस में याद रखना है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है। वैसे भी आपको याद रखना है, जिस वर्ड मीनिंग के अंत में जेनेसिस लग जाता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन किस में लगा है? गैमेटो में। तो गैमेटो का तात्पर्य होता है गैमिट। क्या होता है विद्यार्थी? गैमिट होता है। तो एक लाइन में कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। वैसे ही अगर हम चर्चा करें गैमिट्स का, तो गैमिट्स जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को हम लोग बोलते हैं मेल गैमिट और दूसरा को बोलते हैं फीमेल गैमिट। एक को बोलेंगे मेल गैमिट और दूसरा को क्या बोलेंगे? फीमेल गैमिट बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। अगर वैसे बात करेंगे तो मेल गैमिट के अंतर्गत एस्पर्म्स आ जाता है और फीमेल गैमिट्स के अंतर्गत क्या आ जाता है? ओवा आ जाता है, या फिर जो है ओवम आ जाता है, या फिर जो है एग आ जाता है। तो अब अपने सब अब ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। वैसे हम आपको बता दें कि जब केवल और केवल एस्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं एस्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? एस्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जब ओवा का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। ठीक है। तो मुख्य रूप से अपने सबको जो है आज के सेशन में देखना है जो है एस्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो क्लियर लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स। इसके बाद अपने सब एक बात और याद करेंगे, वो क्या याद करना है? तो गैमेट्स जो होता है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स जो होता है हमेशा हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब दो हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज करता है उसके बाद ही क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और यह जो हैप्लॉइड जो गैमेट बनेगा वो बनता है गैमेटोजेनेसिस के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि दीज हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस थ्रू गैमेटोजेनेसिस। ये जो हैप्लॉइड सेल है ये गैमेटोजेनेसिस के थ्रू क्या होता है? बनता है। आगे है एज देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। जैसे कि हम बता चुके हैं, एक को एस्पर्मेटोजोआ कहते हैं या एस्पर्म कहते हैं, है कि नहीं, और दूसरा को हम क्या कहते हैं? ओवा। क्लियर लिखा गैमेटोजेनेसिस कैन बी स्टडीड अंडर टू ब्रॉड हेडिंग। इन गैमेटोजेनेसिस को दो बड़े हेडिंग के साथ देखेंगे जो कि अपने सब डिटेल से चलेंगे, जो है डिटेल से देखेंगे, जिसमें एक जो आ जाता है वह है एस्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा जो है वह है ऊजेनेसिस। जैसे कि हम पीछे भी बता चुके हैं गैमेटोजेनेसिस को ही डिवाइड कर दिया है दो भाग में। एक हो जाता है एस्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा हो जाता है ऊजेनेसिस। जैसे कि हम बता चुके हैं एस्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? एस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ऊजेनेसिस में ओवा का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। जब आप इतना बातें समझ गए तो यहां पर एक छोटा बातें जो पीछे हम आपको बता चुके हैं कि एस्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा एस्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहीं देखेंगे जो है तो ऊजेनेसिस के द्वारा क्या होता है? ओवा का फॉर्मेशन होता है या ओवम का फॉर्मेशन होता है या एग का। आगे लिखा बोथ एस्पर्मेटोजोआ एंड ओवा ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमोडियल जर्म सेल, जिसे हम शॉर्ट में पीजीसी कहेंगे। यानी कि यह जो एस्पर्मेटोजोआ कहिए, जिसे हम एस्पर्म कहते हैं, या ओवा कहिए, इन दोनों का ओरिजिन होता है या उत्पत्ति होता है किससे? तो पीजीसी से। पीजीसी से यानी प्राइमोडियल जर्म सेल से होता है। और यह प्राइमोडियल जर्म सेल गोनाड्स में देखने को मिलता है, जो कि मेल में टेस्टिस हो जाता है और फीमेल में ओवा हो जाता है, सॉरी फीमेल में ओवरी हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में? कुछ बातें अपने सबको इससे संबंधित और जानना है। क्या लिखा? इन ह्यूमन द पीजीसी
यानी प्राइमोडियल जर्म सेल ओरिजिनेट ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कहने का मतलब जो है कि जब एम्ब्रियो कंडीशन में जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसी समय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है इससे क्या होता है तो गोनाड्स का निर्माण हो जाता है और उन्हीं गोनाड्स में क्या होता है पीजीसी का निर्माण हो जाता है, यानी जो है प्राइमोडियल जर्म सेल का निर्माण हो जाता है। क्लियर लिखा हुआ है इवेंचुअली दे माइग्रेट टू द यॉर्क सेक एंडोडर्म एंड अल्टीमेटली to the gonads of the developing embryo where they undergo further development। कहने का मतलब ये जो गोनाड्स जो होता है ये इस गोनाड्स का निर्माण जो है मेसोडर्म से होता है, जो कि याद ही रखिएगा गोनाड्स दो प्रकार का होता है। गोनाड्स जो है याद रखिएगा, क्या याद रखना अपने सबको जो है क्या याद रखना है गोनाड्स, क्या याद रखना है गोनाड्स। गोनाड्स की बात करेंगे तो गोनाड्स जो होता है मेल जो होता है, मेल में गोनाड्स को हम क्या कहते हैं टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल जो होता है उन फीमेल गोनाड्स को हम लोग क्या कहते हैं ओवरी कहते हैं। इन्हीं टेस्टिस के अंदर एस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इन ओवरी के अंदर क्या होता है ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। जब आप ये सारे के सारे बातें अच्छे से समझ गए तो अब अपने सबके बीच में जो अगला जो टॉपिक आने वाला है उन टॉपिक को हम कहते हैं एस्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं एस्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर इन एस्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दें इन एस्पर्मेटोजेनेसिस को डिवाइड कर दिया गया है दो भाग में। कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया है दो भाग में, जिसमें एक भाग को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ, एक भाग को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्मेटिड्स और दूसरा को हम कहते हैं एस्पर्मेटिड्स, और दूसरा जो हो गया उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ एस्पर्मेटिड्स या एस्पर्मियोजेनेसिस। एस्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्मेटिड जो है इसे भी डिवाइड कर दिया गया है तीन भाग में, जिसमें पहला वाले भाग को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, इन मल्टीप्लिकेशन फेज के जरिए अपने सब जानेंगे जो है इसके अंतर्गत क्या होता है तो जो प्राइमोडियल जर्म सेल था उससे बहुत सारे एस्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। फिर दूसरा में है ग्रोथ फेज। इन ग्रोथ फेज के जरिए क्या होता है एस्पर्मेटोगोनिया का आकार में वृद्धि होता है, जिसे हम प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और यह लास्ट में जो है इसमें क्या होता है मैच्योरेशन फेज, और मैच्योरेशन फेज के दौरान क्या होता है तो जो प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट जो था वह प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाता है एस्पर्मेटिड में। कोई दिक्कत समझने में। अब इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा बातें ध्यान रखना है। क्या याद रखना है तो जो प्राइमरी जर्म सेल जो था इन प्राइमरी जर्म सेल से क्या होता है एस्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है एस्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। यह एस्पर्मेटोगोनिया जो है मतलब ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल जो है इसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस के दौरान बहुत सारे जो है एस्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। यह एस्पर्मेटोगोनिया धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें एस्पर्मेटोगोनियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है एस्पर्मेटोगोनियम में। किसमें एस्पर्मेटोगोनियम में, ठीक है जी। यह एस्पर्मेटोगोनियम भी क्या होता है डिप्लॉयड होता है। फिर क्या होता है तो यह एस्पर्मेटोगोनियम अपने आकार में वृद्धि करता है। यह अपने आकार में क्या किया वृद्धि किया। तो जब ये अपने आकार में वृद्धि करता है तो उस कंडीशन में इसे कहा जाता है प्राइमरी, इसे कहा जाता है प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स।
क्या कहते हैं, प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स। अब यह जो प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स है यह डिवाइड कर जाता है दो भाग में, लेकिन यहां पर होता है एक सेल डिवीजन, जिस सेल डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस कहते हैं। इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। अब जैसे मियोसिस फर्स्ट होता है तो दो इक्वल सेल बनता है। इन दोनों इक्वल सेल को कहा जाता है, दोनों इक्वल सेल हैप्लॉइड होता है और इसे कहते हैं सेकेंडरी, इसे कहा जाता सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। फिर इन सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, अगेन जो है मियोसिस सेकेंड होता है और जैसे ही मियोसिस सेकेंड होता है तो इनसे दो दो जो है एस्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो यहां पर कुछ हम इस तरीके से एस्पर्मेटिड को दिखा सकते हैं। तो यहां पर 4 इक्वल एस्पर्मेटिड बनता है और यहां पर जो सेल डिवीजन होता है इसे हम कहते हैं मियोसिस सेकेंड। और यहां पर ये जो सेल बना इसे हम क्या लिखेंगे, एस्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे हम, एस्पर्मेटिड्स बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में? तो ये 4 एस्पर्मेटिड का क्या होता है, निर्माण होता है एक प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट से। अब जरा इसे एक बार फिर से देखिए। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, क्या बताए हैं कि एस्पर्मेटोजेनेसिस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला बता दिए थे फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्मेटिड, जिसमें क्या होता है एस्पर्मेटोगोनिया से एस्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अब इन एस्पर्मेटोगोनिया से एस्पर्मेटिड के निर्माण को डिवाइड कर दिया गया है 3 भाग में, जिसमें पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन फेज को गुणन प्रावस्था कहते हैं, जिसमें क्या होता है तो पीजीसी यानी प्राइमरी जर्म सेल में माइटोसिस होता है, जिसके द्वारा ढेरों सारे जो है एस्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है, जो कि याद रखिएगा पीजीसी एस्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है। ठीक है जी। अब याद रखिएगा यही एस्पर्मेटोगोनिया एस्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करता है। अब यह एस्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ फेज के दौरान अपने आकार में वृद्धि करता है और यह बना लेता है क्या, प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट। और आपको यह भी बातें याद रखना है कि प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है। अगर मनुष्य का केस रहेगा तो क्रोमोसोम का संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनुष्य का ही जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब याद रखिएगा प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट जैसे ही होता है दो इक्वल सेल बनता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और सेल चैप्टर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 11th में आप लोग देखे होइएगा, क्या देखे होइएगा, सेल डिवीजन, जो कि एक माइटोसिस होता है एक मियोसिस होता है। मियोसिस को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। जो पहला डिवीजन होता है उसे हेटेरोटिपिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन या फिर उसी को मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा तो आने वाला जो सेल जो होगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। फिर इन दोनों में मियोसिस सेकेंड होता है, जिससे क्या होता है 4 एस्पर्मेटिड का निर्माण होता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो मैच्योरेशन फेज के दौरान क्या होता है, ग्रोथ फेज में क्या हो जाएगा, प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट बनेगा। और मैच्योरेशन फेज में याद रखिएगा मियोसिस होता है और मियोसिस के दौरान एक प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट से 4 एस्पर्मेटिड का क्या होता है, निर्माण। अब यहां से जो है नीचे तक जो है जगह नहीं है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इन चारों एस्पर्मेटिड्स को हम ऊपर ले आते हैं और इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर जो है चारों एस्पर्मेटिड जो है, इन चारों एस्पर्मेटिड को हम क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं। या फिर चलो, या फिर हम यहां पर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और हम ऊपर से आ जाते हैं। इसे हम बोले थे प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स। फिर प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट हुआ था। जैसे मियोसिस फर्स्ट हुआ था तो 2 हैप्लॉइड जो है सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट्स का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। फिर इसमें अगेन क्या हुआ था, जो है मियोसिस सेकेंड हुआ था। और जैसे मियोसिस सेकेंड हुआ था तो यहां पर हम नीला कलर से लिए थे, तो चलिए यहां पर हम नीला कलर एक बार अगेन ले लेते हैं। और यहां पर क्या होता है, तो 4 एस्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में? तो इसे हम क्या लिख दिए, एस्पर्मेटिड। कोई दिक्कत? अब इन चारों एस्पर्मेटिड्स में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। इसके दौरान क्या होता है, तो यह जो एस्पर्म जो आपको यह जो एस्पर्मेटिड जो दिख रहा है, यह जो है मोटाइल एस्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
मोटाइल स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाता है, इस पर हेड के समान। तो आगे अपने सब टॉपिक देखने ही वाले हैं। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? तो स्पर्म का जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का टॉपिक देखने ही वाले हैं। ठीक है, ये चारों का शेप एक जैसा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो इस तरीके से गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर जो यह जो संरचना बना, जो कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से मोटाइल एस्पर्मेटोजुआ बना। क्या बना? एस्पर्मेटोजुआ। क्या बना? एस्पर्मेटोजुआ। हम गारंटी लेते हैं अभी जो आप डायग्राम जो समझे हैं, अगर आप ये समझ गए तो थ्योरी आप इजीली से समझ जाइएगा। याद रखिएगा, बायोलॉजी में आप डायग्राम पर ध्यान दीजिए, जैसे डायग्राम समझ गए तब तो आगे आपके लिए और भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा बीच में जो घटना घटा इसे हम क्या बोलेंगे? एस्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? एस्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस ऑफ एस्पर्मेटिड, जो कि नॉन मोटाइल से मोटाइल एस्पर्मेटोजुआ का निर्माण हो जाता। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? जब आप ये बातें समझ गए तो अब आप आगे देख सकते हैं एस्पर्मेटोजेनेसिस का थ्योरी क्लियर लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजुआ आर प्रोड्यूस इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जब अपने सब जो है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखे थे तो उस समय हम चर्चा आपको किए थे, क्या चर्चा किए थे कि जो टेस्टिस होता है उसका सेक्शन काटे थे, उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल था 250 से 300, और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हम बताए थे आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। और उन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बता दिए थे 2 प्रकार का सेल होता है। एक सेल को सर्टोली सेल बोले थे, जिसे नर्स सेल भी कहते हैं, और दूसरा को स्पर्मेटोगोनिया सेल बोले थे, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल आगे डेवलप करके जो है स्पर्म का निर्माण किया है, जो कि अभी अपने सब देखे। ठीक है जी, तो वही बातें लिखा है कि स्पर्मेटोजुआ आर प्रोड्यूस्ड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल इन द टेस्टिस, यानी टेस्टिस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है उसी का मैच्योरेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड 2 स्टेजेस। अभी जस्ट पीछे बताएं, जिसमें पहला स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कहते हैं, और दूसरा को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, जिसमें नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड क्या होता है? मोटाइल स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? जब आप इतना बातें आप समझ गए तो आगे लिखा है, आगे लिखा हुआ है क्या? तो स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड बाय 3 फेजेज, यानी कि ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन जो है इसे भी डिवाइड कर दिया गया कितने फेजेज में? 3 फेज में, जो कि पहला नंबर पर जो है उसे मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, जिसमें माइटोसिस होगा। दूसरा जो है जिसमें ग्रोथ फेज होता है, जिसमें बताए हैं स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि करता है तो उसे ग्रोथ फेज बोलेंगे। और तीसरा जो होता है वो है फेज ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें याद रखिएगा मैच्योरेशन फेज में मियोसिस ही होता है, और मियोसिस का काम ही है क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना। और जैसे कि आपको पता है इन स्पर्मेटोजेनेसिस में लास्ट में जो स्पर्म बना है, तो हम शुरू में चर्चा किए थे, एक बात आपको याद रखना है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होता है, ये बातें आपको हमेशा याद रखना है। जब आप ये याद रख लिए तो एक और याद रख लीजिए, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। जाइगोट जो होता है हमेशा क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। कोई दिक्कत? और जाइगोट बनेगा कब? तो जब 2 हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज करेगा तो ही जाकर के जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट हमेशा क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और गैमेट्स का निर्माण हमेशा याद रखना है मियोसिस के द्वारा ही होगा। ठीक है, आगे लिखा है ड्यूरिंग फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन द प्राइमोडियल जर्म सेल, यानी कि पीजीसी डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस टू फॉर्म डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। जैसे कि शुरू में बता दिए थे हम आपको जो है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? जो प्राइमोडियल जर्म सेल है उन प्राइमोडियल जर्म सेल में क्या होता है? बार बार जो है माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके दौरान जो है ढेरों स्पर्मेटोगोनिया का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। आगे लिखा है ड्यूरिंग फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ फेज के दौरान कहता है स्पर्मेटोगोनियम इनलार्ज इन स्पर्मेटोगोनियम इनलार्ज इन साइज, अपने साइज में बढ़ोतरी करता है, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। एंड प्रिपेयर टू अंडरगो मैच्योरेशन डिवीजन, और वो आगे जो है मैच्योरेशन डिवीजन के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। फिर आगे लिखा ड्यूरिंग फेज ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन फेज के दौरान द
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस फर्स्ट, यह मियोसिस फर्स्ट में जाता है, गिविंग राइज टू टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिससे दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें अगेन मियोसिस सेकेंड होता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटिड, जिसके कारण 4 स्पर्मेटिड का क्या होता है, निर्माण। तो डायग्राम आप जैसे जैसे देखे थे वैसा ही आपका थ्योरी हो गया है कि नहीं। अब लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म, अब यह जो स्पर्मेटिड जो है जो कि नन मोटाइल होता है, अब यह बदल जाएगा मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में, तो इसी को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर इसी को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, तो लिखा है और स्पर्मेटिड इज नन मोटाइल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए याद रखना है, स्पर्मेटिड होता जो होता है ये नन मोटाइल होता है। इट हैज, इसके पास कहता है ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रियोल हो गया, है कि नहीं, न्यूक्लियस हो गया, एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो है स्पर्मेटिड में क्या होता है, मौजूद होता है। कोई दिक्कत समझने में? जब आप ये बातें समझ लिए तो अब अपने सब जो है इसमें कुछ बातें और याद रखना है, वो याद ये रखना है कि ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान लिखा द वेट ऑफ गैमिट इज रिड्यूस, जो गैमिट का वेट होता है, वजन जो होता है वो उसका वजन में क्या होता है, कमी आता है, वो रिड्यूस होता है अलोंग विथ डेवलपमेंट ऑफ लोकोमेट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि जो स्पर्मेटिड जो होता है, जो ये स्पर्मेटिड जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। अब इनसे बनेगा मोटाइल स्पर्मेटोजुआ, तो ये जो मोटाइल जो स्पर्मेटोजुआ जो बनता है तो इसके लिए इसके वेट में क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, लिखा है न्यूक्लियस बिकम कंपैक्ट फॉर्मिंग द मेजर पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजुआ, मतलब ये कंपैक्ट सिकुड़ करके जो है ये हेड का मेजर पार्ट बनाता है, मुख्य भाग बनाता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा एस्पर गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस, और इन स्पर्मेटोजेनेसिस में अपने सब देखे हैं कि किस प्रकार से स्पर्मेटोगोनियम से जो है स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो यहां से ढेरों निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा। ऑब्जेक्टिव का भी आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है शुरू से ही जो है एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर है सारे का जो है कम से कम 150 से 200 ऑब्जेक्टिव को, जो भी वीवीए ऑब्जेक्टिव है जो आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से वीवीए आया होगा सभी को अपने सब डील करेंगे, और वहां पर भी हम आपको बताते चलेंगे कि किस टॉपिक में अपने सब क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अब आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म बन गया है कि नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म बन करके तैयार हो गया। लेकिन अभी बताइए ये स्पर्म जो बन रहा है यह प्रोसेस हो कहां रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहां हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब याद करिए एक छोटा सा अगर हम डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करें तो यह है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें बता दिए थे इसमें 2 प्रकार का सेल होता है, ये जो अभी हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बता रहे हैं इसे हम आपको बता चुके हैं, इसे हम कहते हैं सर्टोली सेल, और इसके चारों बगल से हम बता रहे गोलाकार संरचना जो बताए हुए थे पिछले क्लास में, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो कि यही स्पर्मेटोगोनिया विभिन्न सारे प्रोसेस के द्वारा लास्ट में क्या किया है, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण किया है। जब ये स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो यह जो फिंगर लाइक सेल जो है इसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल जो बोलते हैं। ये सर्टोली सेल में स्पर्मेटोजुआ अपने हेड के माध्यम से स्टक चिपक जाता है और इससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लगता है, और जब ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, यहां से ये बाहर की ओर निकलता है। तो याद रखिएगा लिखा ड्यूरिंग स्पर्मेटो, ये तो पॉइंट अपने सब देख लिए थे, अपने सबको अगला पॉइंट देखना था है कि नहीं, लेकिन जो बातें अपने सब देखे हैं चलिए उन्हीं के आधार पर अगला वीवीआई पॉइंट अपने सबको देखना है। क्लियर लिखा है कि लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। याद रखिएगा सर्टोली सेल से जो स्पर्म जो बाहर निकलता है या इससे अलग जो होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको काम थे। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस या
टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनेशन। याद रखिएगा, स्पर्म जब टेस्टिस से बाहर आता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, सेमिनेशन कहते हैं। इसके बाद है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल इज कॉल्ड एजाकुलेशन। याद रखिएगा, जब स्पर्म मेल के शरीर से बाहर निकलता है, जब मेल के शरीर से वीर्य बाहर निकले या स्पर्म बाहर निकले तो उस कंडीशन में हम उसे एजाकुलेशन कहते हैं। और लिखा कि मेमेलियन स्पर्म आर ट्रांसफर टू वेजाइना ऑफ फीमेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड इंसेमिनेशन। और जब यही स्पर्म यानी सीमेन जो है मेल के शरीर से निकल करके फीमेल के वेजाइना में जब डिस्चार्ज होता है या फीमेल के वेजाइना में जब ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? इस पॉइंट को एक बार और आप रिवाइज करिए, जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक है स्पर्मिएशन, एक है सेमिनेशन, एक है एजाकुलेशन और एक है इंसेमिनेशन। स्पर्मिएशन मतलब याद रखिएगा, स्पर्म जो है सर्टोली सेल से क्या होगा, लिबरेशन करेगा यानी कि बाहर निकलेगा जो है। इसके बाद है सेमिनेशन। सेमिनेशन में स्पर्म जो होता है टेस्टिस से बाहर आता है। एजाकुलेशन में स्पर्म जो है ह्यूमन के बॉडी से यानी मेल के बॉडी से ये बाहर आता है। और याद रखना, इंसेमिनेशन में क्या होता है, सीमेन का या स्पर्म का जो है फीमेल के वेजाइना में क्या होता है, जब ट्रांसफर होता है या डिस्चार्ज जब होता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, है कि नहीं, ताकि हमें मोटिवेट मिले और भी हम विभिन्न सारे जो है टॉपिक को लेकर के अच्छे से इसी तरीके से डिटेल से देखते रहेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? थैंक यू।